Subject Basic Automobile Engineering. Subject code is MA206. This is the second year Mechanical Automobile subject. Unit first, and the topic is 1.2 and 1.3. 1.2 is chassis and body and 1.3 is components of vehicles. तो आज हम पढ़ेंगे चेसिस एंड बॉडी क्या होता है और एक कन्वेंशनल ऑटोमोबाइल व्हीकल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं. ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन की बात करें तो एक ऑटोमोबाइल जो है उसके अंदर दो चीज़ें खास हैं कि एक तो वो व्हील्ड मोटर व्हीकल होना चाहिए. व्हील्ड यानी जिसमें पहिए लगे हुए हों, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है और जो सड़क पर चलता है. सड़क पर चलने का अर्थ है कि धरती की सतह पर चल रहा है. साथ ही जिसके अंदर द सोर्स ऑफ पावर टू मूव और ड्राइव इज लोकेटेड विद इन इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमोबाइल. यानी कि ए व्हील्ड मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन मूविंग ऑन अर्थ सरफेस हैविंग द सोर्स ऑफ पावर टू मूव और ड्राइव विद इन इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल वह होता है जो पहिए लगे हुए होते हैं जिसमें, और जो सड़क पर चलता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग में लिया जाता है, यात्रियों के या सामान के परिवहन के लिए, और जिसको चलाने के लिए आवश्यक शक्ति का स्रोत उसमें स्वयं में विद्यमान होता है. तो ये ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन है. एक कन्वेंशनल पारंपरिक ऑटोमोबाइल की हम बात करें तो वो दो भागों का बना हुआ होता है. एक होता है चेसिस और एक होता है बॉडी. चेसिस जो है वो है पूरे ऑटोमोबाइल वाहन का वह भाग जिसमें वो सब आवश्यक कंपोनेंट्स हैं जो उसको सड़क पर चलाने के लिए सक्षम बनाते हैं, परंतु उसकी किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए उसका यूज नहीं किया जा सकता. तो वो भाग है चेसिस. हम बात कर रहे हैं पारंपरिक ऑटोमोबाइल की. इन कन्वेंशनल ऑटोमोबाइल्स चेसिस इज द पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल विच कैन मूव ऑन रोड, जो सड़क पर चल सकता है बट कैन नॉट सर्व एनी पर्पस, किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता. क्या उद्देश्य होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स, यात्रियों का या सामान का परिवहन. अर्थात इट हैज ओनली दोज कंपोनेंट्स और डिवाइसेस विच आर नेसेसरी टू मूव इट ऑन रोड. इसमें केवल और केवल वो ही आवश्यक उपकरण और जो भाग लगे हुए होते हैं जो उसको सड़क पर चलाने के लिए आवश्यक हैं. किसी उद्देश्य की पूर्ति करने में वो उसको सक्षम नहीं बनाते. पारंपरिक ऑटोमोबाइल का जो बॉडी पार्ट है, अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो बॉडी क्या होती है? यह चेसिस के ऊपर आरोपित किए जाने वाली यानी लगाए जाने वाली एक युक्ति है, एक भाग है जो चेसिस को उद्देश्य परक बनाती है. इन कन्वेंशनल ऑटोमोबाइल्स बॉडी और सुपर स्ट्रक्चर is the part of automobile which makes it purposeful, जो चेसिस को उद्देश्य परक या उद्देश्य पूर्ति में सहायक बनाता है और चेसिस के ऊपर से अध्यारोपित किया जाता है, वह भाग बॉडी कहलाता है. इट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन चेसिस टू सर्व सम पर्पस. इसको चेसिस के ऊपर से लगाया जाता है कुछ उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स. तो ये तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज ऑटोमोबाइल एंड व्हाट इज चेसिस एंड बॉडी. टॉपिक नंबर 1.2. अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 1.3 के ऊपर. 1.3 है कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल्स. इससे पहले हम एक और चीज देखेंगे कि आजकल जो वाहन चल रहे हैं वो पारंपरिक वाहन नहीं है, बल्कि वो जो उसमें कोई अलग से फ्रेम नहीं होता है, फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन होती है, जिसे मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं या इंटीग्रल बॉडी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं. ये वो कंस्ट्रक्शन है जिसमें इन दिस टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल नो फ्रेम इज यूज्ड as in case of conventional automobile. Instead, all the components of automobile are fitted to the body. The body is made strong enough to bear different loads and stresses. यानी बॉडी को ही इतना, बॉडी शेल को इतना मजबूत बना दिया जाता है कि उसी के अंदर हम सब कंपोनेंट्स को लगा देते हैं और वो सब तरह के बलों को और प्रतिबलों को सहन करने में सक्षम होती है बॉडी.
तो ये जो है फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन होती है। आजकल जितनी भी नई कारें आ रही हैं, नए व्हीकल्स आ रहे हैं, उनमें कई जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, कारें हैं, उनमें फ्रेम नहीं आ रहा है बल्कि फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन आ रही है। अब हम चलते हैं पारंपरिक वाहन के कंपोनेंट्स के ऊपर। वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल चेसिस। हम यहाँ चेसिस बोल रहे हैं, अगर इसके साथ बॉडी को मिला दिया जाए तो वो कंप्लीट ऑटोमोबाइल बन जाएगा। तो एक पारंपरिक ऑटोमोबाइल जो है, उसकी चेसिस के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर अब देखते हैं। कोई भी ऑटोमोबाइल की चेसिस जो है, हमने देखा है कई बार सड़क पर ऐसे ट्रक चल के जाते हैं जिनके ऊपर कोई बॉडी नहीं बनी होती है, उसके सारे कंपोनेंट, सारे पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं, केवल 2 लंबे फ्रेम के मेंबर हैं, इंजन भी है, ट्रांसमिशन सिस्टम भी है, सब कुछ लगा हुआ है, और वो सड़क पर केवल एक ड्राइवर की सीट लगी हुई होती है। वो एक चेसिस है, ट्रक की चेसिस है। उसके ऊपर जो भी बॉडी बनाई जाएगी, हाफ बॉडी ट्रक, फुल बॉडी ट्रक, या बस की बॉडी, या और दूसरी कोई बॉडी उसके ऊपर बनाई जाएगी, तो वो ऑटोमोबाइल बन जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी चेसिस के मेन कंपोनेंट्स। कोई भी ऑटोमोबाइल चेसिस है, उसके अंदर एक आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? उसके अंदर एक फ्रेम होता है। फ्रेम जो है वो 2 लंबे मेंबर, 2 लॉन्जिट्यूडनल मेंबर और उसके ऊपर लगे हुए क्रॉस मेंबर्स से बना हुआ होता है। लेडर टाइप या सीढ़ी नुमा फ्रेम जिसको बोलते हैं। इस बेसिक स्ट्रक्चर में सस्पेंशन सिस्टम भी शामिल होता है, आलंबन तंत्र या निलंबन तंत्र। ये सस्पेंशन सिस्टम वाहन के विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं उनको सड़क के झटकों से बचाता है और विभिन्न प्रकार के बलों को सहन करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में फ्रेम है, सस्पेंशन सिस्टम है, साथ में एक्सल्स हैं, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल। तो पीछे एक से ज़्यादा एक्सल हो सकते हैं, जैसे ट्रकों की चेसिस के अंदर होता है, मल्टी एक्सल ट्रक होते हैं। और साधारण वाहनों में, हमारे लाइट मोटर व्हीकल्स वगैरह में देखें तो 2 ही एक्सल होते हैं, एक फ्रंट एक्सल, एक रियर एक्सल। कन्वेंशनल व्हीकल की बात करें तो फ्रंट एक्सल एक डेड एक्सल है और रियर एक्सल लाइव एक्सल है। डेड एक्सल मतलब जिसको पावर नहीं दी जा रही है, अर्थात उसके ऊपर पहिए लगे हुए हैं पर वो पावर नहीं उनको दी जाती है। डेड एक्सल ये होते हैं। लाइव एक्सल होता है जिनको पावर दी जाती है और जिनके घूमने से पहिए घूमते हैं। फ्रेम है, सस्पेंशन सिस्टम है, एक्सल्स हैं और व्हील्स हैं। चौथा पार्ट है व्हील्स। 4 या जितने भी व्हील्स हैं उसके अंदर, 4 से अधिक, ये सारे व्हील्स, ये भाग मिलकर के बनाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा, आधारभूत संरचना। इससे चेसिस की जो है आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पावर यूनिट या सोर्स ऑफ पावर। पावर यूनिट या शक्ति इकाई या सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत, हम पारंपरिक वाहनों की बात करें तो उसमें ज्यादातर इंजन होते हैं। शक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है? इंजन। इंजन ऐसी युक्ति है जिसमें हम ईंधन उसको देते हैं और उससे हमें यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है। तो अब जो वाहन आ रहे हैं, भविष्य में आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनमें इंजन हाइब्रिड व्हीकल्स में तो होगा, परंतु जो प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे, फुल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स FEV, उनके अंदर इंजन नहीं होगा। तो उसमें ये कुछ नहीं होगा, बल्कि वो डिफरेंट होंगे। हम कन्वेंशनल व्हीकल की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम इंजन की बात करते हैं। कोई भी इंजन है, IC इंजन, IC इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, वो पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो या और कोई इंजन हो, उसके अंदर कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ यांत्रिक भाग होते हैं। उसके अंदर निश्चित रूप से कूलिंग सिस्टम होता है, एक शीतलन प्रणाली होती है हर इंजन में, क्योंकि वो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, हीट इंजन है ये, तो उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम होगा। एयर कूलिंग सिस्टम हो सकता है या वाटर कूलिंग सिस्टम हो सकता है। तो अलग अलग कूलिंग सिस्टम या शीतलन प्रणालियां होती हैं। हर इंजन की एक ईंधन प्रणाली होती है, फ्यूल सिस्टम, जिसमें ईंधन का जो है, हम जहाँ से ईंधन सप्लाई करते हैं वहाँ से, और कंबशन चैम्बर यानी दहन कक्ष में ईंधन कैसे जाता है, दहन होता है उसका, तो ये ईंधन प्रणाली होती है। हर इंजन के अंदर इग्निशन या इंजेक्शन सिस्टम होता है। इग्निशन सिस्टम होता है पेट्रोल इंजन या SI इंजन में, ऐसा स्पार्क इग्निशन इंजन, और इंजेक्शन सिस्टम होता है डीजल या कंप्रेशन इग्निशन CI इंजन के अंदर। तो इग्निशन होगा पेट्रोल में और इंजेक्शन होगा डीजल सिस्टम्स में। हर इंजन में एक लुब्रिकेशन सिस्टम जरूर होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम मतलब स्नेहन प्रणाली।
स्नेहन प्रणाली का अर्थ है कि वाहन में घर्षण के कारण दो, हमेशा कई पार्ट्स जब आपस में संपर्क में रह करके गति करते हैं तो उनके बीच में घर्षण होता है, और घर्षण से उन पार्ट्स की घिसावट भी होती है और उनका ऊष्मा भी उत्पन्न होती है जो पार्ट्स को खराब करती है। तो उसका लुब्रिकेशन करना जरूरी है, स्नेहन करना जरूरी है। जो ऑयल हम डालते हैं लुब्रिकेंट, वो ऑयल सर्कुलेट होता है हर जगह पर और वापस आकर के उसको छान करके फिर चलता रहता है वो सर्कुलेशन में। ये सिस्टम लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। इसी तरह से हर वाहन में, हर इंजन में एग्जॉस्ट सिस्टम भी अवश्य होता है। एग्जॉस्ट यानी निकास प्रणाली। ईंधन जो है वो दहन के उपरांत उसकी जली हुई गैसें बचती हैं और जली हुई गैसों को बाहर वायुमंडल में छोड़ना होता है। तो उन्हें हम सीधे ही वायुमंडल में नहीं छोड़ सकते, बल्कि हमें उन्हें कैटालिटिक कन्वर्टर और साइलेंसर और इस प्रकार से कम हानिकारक गैसों में उनको बदल करके फिर छोड़ना होता है। तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम हर इंजन के अंदर होता है। तो फर्स्ट पार्ट हुआ बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत प्रणाली। दूसरा हुआ शक्ति का स्रोत या सोर्स ऑफ पावर, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंजन के बारे में केवल। तीसरा है जो मुख्य भाग है वो है ड्राइविंग सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम। इंजन शक्ति उत्पन्न करने का काम करता है और वो शक्ति को हमें, यांत्रिक शक्ति जो है उसे हमें पहियों तक पहुंचाना होता है। तो एक पारंपरिक वाहन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। पारंपरिक वाहन में इंजन आगे होता है और पीछे के पहियों को शक्ति दी जा रही है। तो पारंपरिक वाहन में जो ड्राइविंग सिस्टम है या ट्रांसमिशन सिस्टम है, इंजन के बाद पहियों तक के बीच में क्या क्या चीजें लगी होती हैं वो यहाँ पर बताया गया है। इंजन के बाद लगा होता है, ठीक बाद इंजन के लगा हुआ होता है क्लच। क्लच ऐसी युक्ति है जो इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम यानी गियर बॉक्स और उसके आगे की प्रणालियों से संयोजित या वियोजित करती है आवश्यकता अनुसार। यदि हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो इंजन की शक्ति आगे ट्रांसमिशन सिस्टम में जाने से रुक जाती है, डिसएंगेज हो जाता है क्लच। और क्लच पैडल को हम छोड़ देते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जो छूटा हुआ रहेगा, तो उससे इंजन की शक्ति पीछे ट्रांसमिशन सिस्टम को जाती रहेगी। तो क्लच इज अ डिवाइस विच एंगेजेस और डिसएंगेजेस द पावर फ्रॉम इंजन टू द ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लच के बाद लगा हुआ था गियर बॉक्स, जिसे ट्रांसमिशन गियर बॉक्स भी कहते हैं या ट्रांसमिशन भी कहते हैं। ये गियर बॉक्स है जो इंजन की शक्ति को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है। ऐंठ बल यानी जिसे टॉर्क कहते हैं और स्पीड कहते हैं। तो स्पीड या टॉर्क को आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा करने का काम गियर बॉक्स का होता है। स्टार्टिंग में कम गति और अधिक टॉर्क चाहिए होता है जब वाहन गति करना शुरू करता है तब, और एक बार गति तेज पकड़ने के बाद उसे कम टॉर्क और अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है। तो ये काम गियर बॉक्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लगा होता है प्रोपेलर शाफ्ट। तो गियर बॉक्स के साथ जो है वो प्रोपेलर शाफ्ट और दो यूनिवर्सल जॉइंट। गियर बॉक्स के बाद होता है एक यूनिवर्सल जॉइंट, उसके बाद होती है प्रोपेलर शाफ्ट जो आगे से पावर को पीछे पहुंचाती है। यूनिवर्सल जॉइंट जो कोण पर गति को ट्रांसफर करते हैं। इनके बीच में लगा हुआ होता है एक स्लिप जॉइंट या स्प्लाइंट जॉइंट। स्प्लाइंट जॉइंट का अर्थ है जिसके अंदर दूरी में परिवर्तन जो है, प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में परिवर्तन की आवश्यकता को ये पूर्ति करता है। इसके बाद लगा होता है डिफरेंशियल। प्रोपेलर शाफ्ट यानी ड्राइव लाइन जो है, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, स्लिप जॉइंट, दो यूनिवर्सल जॉइंट और एक स्लिप जॉइंट का जो ये लाइन है, ड्राइव लाइन, ये पावर देता है डिफरेंशियल को। डिफरेंशियल इंजन से आने वाली शक्ति को दो भागों में बांटता है, पीछे दोनों एक्सल्स के लिए 90 डिग्री पर भी मोड़ता है और दो भागों में बांटता है। साथ ही दोनों पहिए जब मोड़ पर गति करते हैं तो कम या अधिक, एक पहिया कम गति करता है, दूसरा पहिया अधिक गति करता है, उसकी भी आवश्यकता की पूर्ति डिफरेंशियल के द्वारा की जाती है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद आता है रियर एक्सल। डिफरेंशियल के दोनों ओर लगे होते हैं रियर एक्सल, जिनके साथ जुड़े होते हैं व्हील्स। तो रियर एक्सल की केसिंग के अंदर रियर एक्सल लगे होते हैं और वो पावर जाती है तो पीछे के व्हील्स को। तो ये जो पूरा सिस्टम है इंजन के बाद पहियों तक का, यानी क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, जिसमें साथ में दोनों तरफ दो यूनिवर्सल जॉइंट और बीच में एक स्लिप जॉइंट लगा हुआ है, डिफरेंशियल और रियर एक्सल, ये कहलाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके बाद आता है चौथा भाग है कंट्रोल सिस्टम्स, नियंत्रण प्रणालियां। नियंत्रण प्रणालियां, दो तरह के नियंत्रण आवश्यक हैं, एक गति पर नियंत्रण और एक दिशा पर नियंत्रण। दिशा पर नियंत्रण है स्टीयरिंग सिस्टम के द्वारा दिशा पर नियंत्रण किया जाता है।
जिसमें आगे के पहियों को ही हम स्टीयर या मोड़ते हैं, पीछे के पहियों को हम नहीं मोड़ते हैं। दूसरा है ब्रेकिंग सिस्टम, इसके द्वारा वाहन की गति को कम किया जाता है, ये ब्रेक लगाने का काम इसके द्वारा किया जाता है, अवमंदन प्रणाली या ब्रेकिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा और जो दूसरी कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं, क्लच पैडल है या और कोई हमारे पास कंट्रोल डिवाइसेस है, तो ये अदर कंट्रोल डिवाइसेस भी होंगी। पांचवा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हर व्हीकल के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं अलग अलग तरह के। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मेन सोर्स जो है वो बैटरी है, लेड एसिड बैटरी इसमें यूज की जाती है, और उसको चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, और वो बैटरी आवश्यकता से अधिक चार्ज नहीं हो जाए इसके लिए उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग जनरेटिंग, चार्जिंग एंड रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। अल्टरनेटर को हम इंजन से चलाते हैं जो कि एसी उत्पन्न करता है, उसे हम डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे बैटरी चार्ज करते हैं, तो जनरेटिंग सिस्टम होगा, चार्जिंग सिस्टम होगा। ये चार्जिंग सिस्टम जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो उसको कट ऑफ कर दिया जाएगा, ये रेगुलेटिंग सिस्टम होगा। बैटरी से सेल्फ स्टार्टर करंट लेकर के और इंजन को स्टार्ट करने का काम करेगा, वो एक स्टार्टिंग सिस्टम होगा। और इसके अलावा हर वाहन में लाइटिंग सिस्टम जरूर होगा, लाइटिंग यानी अंदर की लाइट या बाहर की लाइटिंग का जो सिस्टम है, साथ में जो भी वायरिंग प्रणाली है, तो हर वाहन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम होंगे। छठा, इसके अलावा ये मुख्य भाग हो गए जिसमें हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ पावर यूनिट है या सोर्स ऑफ पावर है। हर वाहन में एक ड्राइविंग सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके अलावा उसमें कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, और लास्ट होता है इसके ऊपर यदि बॉडी जुड़ जाए तो वो कंप्लीट ऑटोमोबाइल बन जाएगा। और ऑटोमोबाइल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा और पार्ट्स होते हैं जो आवश्यक एसेसरीज कहलाते हैं। तो एसेसरीज जो हैं वो क्या क्या होती हैं, एसेसरीज कई बहुत सारी एसेसरीज आजकल उसके अंदर यूज की जाती हैं। जैसे हॉर्न है, वो एक एसेसरी है। इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, टर्न इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, वो एसेसरीज हैं। वाइपर्स लगा रखे हैं, फ्रंट विंडशील्ड जो होती है सामने, उसके ऊपर बारिश में पानी आता है या किसी कारण से, तो उसे वाइपर्स के द्वारा साफ किया जाता है। सनवाइजर्स लगे होते हैं, धूप यदि सामने से आती है तो उन सनवाइजर्स को नीचे कर लिया जाता है। हीटर, एयर कंडीशनर या फैन जो लगे हुए हैं वो भी एसेसरी के श्रेणी में आ रहे हैं। साथ में म्यूजिक सिस्टम, रेडियो या अंदर एलईडी लगा हुआ है, वीडियो है, जीपीएस प्रणाली लगी हुई है, और भी बहुत सारे ये जो अतिरिक्त जितने भी लगे हुए हैं ये सब एसेसरीज होते हैं। तो ये आज हमने टॉपिक पढ़ा है यूनिट संख्या फर्स्ट में, और टॉपिक नंबर 1.2 चेसिस एंड बॉडी, और टॉपिक नंबर 1.3 कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल्स।